आइए बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट along with the products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट गिवन आउट हो, यानी कि हीट निकले किसके साथ, along with the प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकल रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं जिसे हम कंबंशन रिएक्शन बोलते हैं, तो क्या होता है कि नेचुरल गैस यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकली। यानी प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ हीट निकली। यानी प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकल रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, अगर वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, कंपोस्ट में, तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब देख लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। की वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होता है। यानी सनलाइट जो लीव्स होती है उसे सनलाइट एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सारी रिएक्शन क्लोरोफिल में होती है तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे द ऑल दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे वो आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन हो, चाहे आपकी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो, वो सारी की सारी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी उसी के कंपाउंड से, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ए और बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव, और बी का कोई कंपाउंड है, यानी ए और बी कोई एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं, ए और बी कोई एलिमेंट है जहाँ ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, और बी का कोई कंपाउंड है सी के साथ, बी सी। तो ए और अगर बी की रिएक्शन हो रही है, बी ए की बी सी से रिएक्शन हो रही है, तब क्या करेगा, ए बी सी में से बी को डिस्प्लेस कर देगा और ए सी के साथ कंपाउंड बना लेगा और बी बाहर निकल जाएगा। यानी कि ए ने बी सी में से बी को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, क्योंकि हमने ये माना है कि ए अगर बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो बी को उसके कंपाउंड सी वाले कंपाउंड से, यानी बी सी वाले कंपाउंड से बी को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, हम कैसे पता करेंगे कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है या कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आप ये देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर बैठा है एलिमेंट वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन उसके जो अपने से नीचे है। मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एलिमेंट है और सबसे वीक कौन सा, एयू यानी गोल्ड। यानी कि ऐसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वो एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो एलिमेंट
रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट बैठे हैं वो सारे के मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और उससे नीचे बैठे हैं वो सारे के सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड एंड टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। बिल्कुल वही बात कि ये वो प्रकार की रिएक्शन है जिसमें से एक जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यानी जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो अपने से लेस यानी वीक एलिमेंट से उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, वीक एलिमेंट को खुद जाके उसके कंपाउंड से जुड़ जाता है। तो जैसे कि जिंक है, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, देखो जिंक है जेड एन, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है, यानी जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी जिंक कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करता है? कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट, और नया प्रोडक्ट बना लेता है, उसका नाम है जिंक सल्फेट। और क्या निकलता है? कॉपर मेटल अलग निकल जाता है। जैसे देखो जिंक जेड ऊपर है और कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन नीचे बैठा है कॉपर, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होना है? जिंक। तो जिंक ने कॉपर से रिएक्शन करी यानी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग निकल गया। तो जिंक मेटल कैसे रंग का होता है? ग्रे रंग का, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का रंग होता है ब्लू कलर का। जब जिंक सल्फेट बनेगा तो उसका रंग कलरलेस हो जाएगा और कॉपर मेटल अलग निकल जाएगा जिसे हम ब्राउन कलर का मिलेगा। सिमिलरली इसी प्रकार आयरन, आयरन क्या होता है? मोर रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन जो है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग निकल जाता है। देखो आयरन यानी Fe, ये Fe है और कॉपर कहाँ है? नीचे है। यानी जो चीज रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो आयरन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर मेटल अलग हो गया। ठीक है, अब ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए क्या कहती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स। वो रिएक्शन जिसमें दो अलग डिफरेंट टाइप के आयंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेसेस बाय ईच अदर। मतलब दो मॉलिक्यूल हैं या दो एटम्स हैं या दो आयंस हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक ए बी और बी और मैं ले ले रहा हूँ सी डी, ये दो अलग अलग टाइप के अलग मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी बैलेंसी में मान लो प्लस, इसकी माइनस, इसकी प्लस, ये माइनस। तो ए डी के साथ कंबाइन हो जाएगा और बी सी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ए डी बना लेगा और बी सी बना लेगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए। अगर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल बार, मतलब इसने इसके साथ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसने इसके साथ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लिखा है द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेसेस बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट है, जब इसकी रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट जो होता है वो व्हाइट पीपीटी बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। दो इस तरीके से हुई होगी। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूं इसके आयंस के फॉर्म में, तो सोडियम प्लस अलग निकल जाएगा और सल्फेट आयंस अलग निकल जाएंगे। SO4 माइनस के 2 अलग निकल गए, ठीक है। उसी तरीके से बेरियम BaCl2, ठीक है।
तो बेरियम +2 अलग हो गया, बेरियम +2 अलग हो गया और क्लोरीन -1 अलग हो गया। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से रिएक्शन कर लेगा और ये वाला इससे रिएक्शन कर लेगा, तो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। ठीक है, और बेरियम सल्फेट क्या है, एक टाइप का PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, ध्यान रखना वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ गैसों का वो आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन, वो हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।